हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम करेंगे डॉग बाइट के बारे में डिस्कस। तो डॉग बाइट का अगर हम देखें तो एनुअली 21,000 डेथ जो होती है इंडिया के अंदर वो डॉग बाइट से होती है। और रेबीज अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो 23 लाख जो है वो रेबीज का वैक्सीनेशन होता है एनुअली हमारी कंट्री के अंदर। और 21,000 डेथ पर ईयर जो होती है वो डॉग बाइट की वजह से होती है। तो अगर डॉग बाइट कर लेता है किसी को तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जहां पे भी डॉग ने बाइट किया है उस पार्ट को इरिगेट करना है वाटर के साथ। 15 मिनट तक पानी के नीचे उसको अच्छे से साफ करना है साबुन के साथ। 15 मिनट्स तक उसको इरिगेट करेंगे, साबुन से उसको अच्छी तरह से साफ करेंगे। फिर उसको हमने क्या करना है, लेफ्ट ओपन उसको खुला छोड़ देंगे। उसको किसी भी चीज के साथ कवर नहीं करेंगे या बांधेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम वुंड को कवर कर देते हैं तो वहां पे जो वायरस होता है, जो इन्फेक्शन होता है वो ज्यादा स्प्रेड हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो वुंड है उसको ओपन छोड़ देंगे। फिर बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। अगर डॉग बाइट कर लेता है तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे। तो वहां पे क्या होता है, अरिदमा होगा, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है वहां पे। और जो वुंड होगा या तो पंचर्ड वुंड होता है, जो टिथ होते हैं डॉग के वो पंचर कर जाते हैं स्किन के अंदर, या फिर जो वुंड होएगा वो सुपरफिशियल हो सकता है या फिर डीप वुंड भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें अडल्ट की तो मोस्ट कॉमनली जो डॉग बाइट करते हैं अडल्ट्स को तो कॉमनली एक्सट्रीमिटीज को अफेक्ट करते हैं, हाथ या पैरों पे काटते हैं। लेकिन अगर चिल्ड्रंस हैं लेस देन 5 ईयर्स हैं तो हेड और नेक को के ऊपर अटैक करते हैं। तो कॉमनली अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो हेड, नेक और जो माउथ है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है डॉग बाइट से। फिर अगर डॉग बाइट हो गया है तो हमने इरिगेट कर दिया, उस एरिया को ओपन छोड़ दिया है। फिर हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक प्रोफ्लैक्सली देते होते हैं, प्रोफ्लैक्टिकली एंटीबायोटिक देंगे ताकि जो इन्फेक्शन है वो वुंड के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। तो एंटीबायोटिक में हम क्या देते होते हैं, अमोक्सिसिलिन देते हैं, अमोक्सिसिलिन क्लेवोनेट एंटीबायोटिक देंगे प्रोफ्लैक्टिकली। टेटनस टॉक्सोइड देंगे, टीटी लगाएंगे, टेटनस टॉक्सॉइड टीटी का शॉट देंगे। उसके बाद जो रेबीज की वैक्सीन आती है हमारे पास, किल्ड वैक्सीन होती है, इनएक्टिवेटेड रेबीज वैक्सीन किल्ड वैक्सीन की फॉर्म में आती है। तो ये इसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लेक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफ्लेक्सिस का मतलब है कि एक्सपोजर में आने के बाद हम प्रोफेक्टिकली क्या दे रहे हैं, रेबीज वैक्सीन दे रहे हैं। तो पीईपी बोलते हैं इसको हम, रेबीज वैक्सीन जो हम देते हैं डॉग बाइट के बाद। फिर है इंक्यूबेशन पीरियड। अगर हम बात इंक्यूबेशन पीरियड की करें डॉग बाइट का तो नॉर्मली जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 वीक से लेके 12 वीक तक होता है। लेकिन कुछ में देखा गया है कि जो ये इंक्यूबेशन पीरियड है ये लॉन्गर भी हो सकता है, इससे ईयर्स में भी हो सकता है। कुछ में देखा गया है इट इज अप टू 7 ईयर्स। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा दैट इज 4 वीक टू 12 वीक, 3 मंथ्स तक का होता है। ये डिपेंड करता है कि जो डॉग है उसने कहाँ पे बाइट किया है, कितना डीप बाइट किया है, कितना वायरस स्प्रेड हुआ है। अगर माउथ पे या हेड पे बाइट किया है तो वहां पे जो है वो जल्दी इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है और जो वायरस है वो जल्दी जो है वो नर्व्स के थ्रू ब्रेन में पहुंच जाता है। ठीक है, जो वायरस होता है रेबीज का वो नर्व्स के थ्रू ब्रेन के अंदर जाता है और मेनली क्या करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो अगर हम बात करें सिम्टम्स की तो जो सिम्टम्स होते हैं रेबीज के, दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक होते हैं एनसिफेलिक, एक होते हैं पैरालिटिक। एनसिफेलिक सिम्टम्स जो होते हैं दैट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द ब्रेन। पेशेंट को क्या होगा, इसमें हाइड्रोफोबिया होता है, पेशेंट को पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया होगा। इंटेंस थर्स्ट, इंटेंस थ्रस्ट, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, पानी से डर लगता है, पानी पी नहीं पाता, एजिटेट हो जाता है बहुत ज्यादा, एंजाइटी फील होगी, कंफ्यूजन हो जाता है, मसल टोन इंक्रीज हो जाती है, जो सारी बॉडी की मसल्स होती है वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है।
जो मसल्स होती हैं रेस्पिरेटरी की वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। जो जीआई की मसल है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो सारी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो जिससे क्या होता है, जो पर्सन है उसको स्वलोइंग में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हाइपर स्लाइवेशन होता है, मुंह से लार गिरनी स्टार्ट हो जाती है। फ्रोदिंग होगी, मुंह से झाग निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है, साथ में फीवर हो जाता है, साथ में वॉमिटिंग होती है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ये होते हैं एनसिफेलिक। फिर होते हैं पैरालिटिक सिम्टम्स। पैरालिटिक सिम्टम्स में क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है, जितनी भी मसल्स हैं बॉडी की वो पैरालाइज हो जाती हैं। पैराप्लीजिया, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी की जो मसल्स हैं वो सारी पैरालाइज हो जाएंगी, और साथ में जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी वीक हो जाती है, उनकी भी पैरालिसिस हो जाती है, और दैट कॉज द रेस्पिरेटरी फेलियर। और रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से क्या होता है, जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है। जो सिम्टम्स होते हैं रेबीज के, इनका कोई भी रेबीज का ट्रीटमेंट नहीं है। एकदम से जब सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो जो रेबीज है वो ट्रीटेबल नहीं है, अभी तक उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसीलिए सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं हम उसको, और थ्रू द वैक्सीनेशन। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हमने कर लिए हैं यहाँ पे कि कौन कौन से सिम्टम्स होंगे। जो सिम्टम ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं वही सिम्टम्स जो होते हैं वो डॉग्स के अंदर आते हैं। ऐसे ही सिम्टम्स, वो भी एजिटेट हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम से डॉग हाइपर स्लाइवेशन हो जाता है, वॉमिटिंग होती है एकदम से उनमें। तो इसी तरह के सिम्टम्स हैं जो रेबीज के, वो डॉग्स के अंदर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो रेबीज जो होता है वो सिर्फ डॉग से स्प्रेड नहीं होता, कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी स्प्रेड करते हैं। जैसे कि क्या होता है, फॉक्स है, मंकीज है, इनकी वजह से भी जो रेबीज है वो स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हमने कर लिए। यहाँ पे एनसिफेलिक सिम्टम्स होते हैं और पैरालिटिक सिम्टम होते हैं। फिर हम बात करते हैं होम टू गिव रेबीज वैक्सीन। किसको हमने देनी है, किसको हमने वैक्सीन नहीं देनी है रेबीज की। तो यहाँ पे जो एनिमल बाइट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है वाइल्ड एनिमल, एक होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी वजह से भी रेबीज हो सकता है, जैसे कि फॉक्स है, उनकी वजह से हो सकता है। तो वाइल्ड एनिमल्स ने अगर बाइट किया है तो वहां पे पीईपी हमने देनी है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, जो रेबीज की वैक्सीन है वो हमने देनी ही देनी है। डोमेस्टिक एनिमल अगर है, पेट एनिमल जो है वो जनरली क्या होते हैं, इम्यूनाइज्ड होते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल ने अगर बाइट किया है तो हम उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस देखेंगे। अगर उनके पास इम्यूनाइजेशन का सर्टिफिकेट है डॉग का, तो वहां पे पीईपी देने की जरूरत नहीं है, रेबीज वैक्सीन वहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखना है कि रेबीज के सिम्टम तो नहीं है डोमेस्टिक एनिमल्स के अंदर। अगर डोमेस्टिक एनिमल के अंदर रेबीज के सिम्टम हमें दिखाई दे रहे हैं तो उस केस में हमने पीईपी लेनी है, लेकिन वाइल्ड एनिमल के केस में जो है वो वैक्सीन लगानी ही लगानी है। ठीक है, उसके बाद है एक तरीका और है कि हम ऑब्जर्व करेंगे जिस एनिमल ने बाइट किया, जैसे डॉग ने बाइट किया है तो 10 डेज तक हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर नॉर्मल है तो उसमें कोई रेबीज का सिम्टम नहीं है, 10 डेज तक हमने ऑब्जर्व किया, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस हम नहीं देते हैं, कोई इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देते, या फिर कोई भी वैक्सीनेशन हम नहीं देंगे। फिर अगर सिम्टम्स हैं, 10 दिन तक हमने ऑब्जर्व किया और जो डॉग है उसमें सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए हैं, हाइपरस्लाइवेशन, हाइड्रोफोबिया हो गया है, ठीक है, एजिटेटेड है, अग्रेसिव हो गया है, एकदम से दूसरों को काटना शुरू कर दिया है उसने सबको, तो ये अगर सिम्टम्स हैं डॉग के अंदर तो हम क्या देंगे, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो है वो हमने देनी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि दो तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कि एक तो वो आते हैं जिन्हें पहले भी डॉग ने बाइट किया होता है और सेकंड टाइम भी बाइट किया है, तो कुछ इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आएंगे, और कुछ इस तरह के होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम ही बाइट किया है। तो जो पहले इम्यूनाइज्ड हो चुके हैं, पहले बाइट किया है डॉग ने और पहले उन्होंने अपना इम्यूनाइजेशन करवाया है, तो दीज आर द इम्यूनाइज्ड पेशेंट। ठीक है, और जिनको फर्स्ट टाइम काटा है दीज आर नॉन इम्यूनाइज्ड पेशेंट। ठीक है, इम्यूनाइज नहीं है, पहली बार डॉग ने काटा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रेबीज की हम क्या करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम कब देंगे, जब देते हैं जब डॉग ने डीप बाइट किया हुआ है और वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और जो वूंड है वो बहुत ही ज्यादा डीप है।
तो उस केस में हम क्या करते होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है रेबीज के वो हम देते होते हैं। यहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम दे रहे हैं उसके साथ में हम क्या करेंगे, जो रेबीज की किल्ड वैक्सीन है वो साथ में देंगे। तो हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देने हैं और साथ में क्या करना है, जो रेबीज की वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन आती है, वो भी हम साथ में देंगे। दैट इज 40 IU पर kg। हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने के बाद हमने क्या करना है, जो वैक्सीन है रेबीज की वो देनी है। और जो वैक्सीन होती है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम देते होते हैं वो कितना देते होते हैं, 40 इंटरनेशनल यूनिट पर kg, ये डोज होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। फिर किल्ड रेबीज वैक्सीन हम उसको देंगे। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम देते होते हैं वो कहाँ पे देंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वुंड के अंदर देते हैं। जो हाफ अमाउंट है जहां पे बाइट किया हुआ है वहां पे देंगे, और बाकी जो हाफ बच गया है वो कहाँ पे देंगे, थाई के अंदर देते हैं, एंटीरियर थाई के अंदर। ठीक है, तो ये तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का है। फिर है जो रेबीज की वैक्सीन है, किल्ड रेबीज वैक्सीन हम लगाते हैं, ये कहाँ पे लगाते हैं, मोस्ट कॉमनली डेल्टोइड मसल्स में लगाते हैं, या फिर एंटीरियर थाई के अंदर लगाएंगे, डेल्टोइड में या फिर एंटीरियर थाई के अंदर। इसको हम क्या करेंगे, कभी भी ग्लूटियल मसल में नहीं लगाते होते, ग्लूटियल जो मसल है वहां पे नहीं लगानी ये हमने, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वीक इम्यून रिस्पॉन्स। ग्लूटियल में अगर हमने लगा दी तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो वीक होगा। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम देते होते हैं ये हमें देनी होती है विद इन 24 आवर और अप टू 7 डेज। अप टू 7 डेज दे सकते हैं, उसके बाद देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो नेचुरली इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो वैक्सीनेशन से वैसे ही बन जाते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमने विद इन 24 आवर्स जो है वो देनी ही देनी है, या अप टू 7 डेज हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि जो रेबीज की वैक्सीन है वो डेल्टोइड में ही लगानी है, और एंटीरियर थाई के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन जो ग्लूटियल मसल है उसमें नहीं देनी, क्योंकि वहां पे जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो वीक इम्यून रिस्पॉन्स वहां से आता है। एक चीज और यहाँ पे, अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में रेबीज की जो वैक्सीन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी जो है रेबीज की वैक्सीन लगा सकते हैं, इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। उसके बाद इम्यूनाइज्ड, इसमें अगर डोज की बात करें नॉन इम्यूनाइज्ड में, तो जो डोज होती है वो 0 डेज, 3 डेज, देन 14 डेज, देन 21 डेज पे, और 28 डेज। तो ये 5 डोज लगती हैं टोटल। अगर नॉन इम्यूनाइज्ड पेशेंट आया है, पहली बार डॉग ने बाइट किया है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगानी है। अगर डीप बाइट है, रेबीज की वैक्सीन लगानी है, वो हमने कर लिया। कहाँ पे हमने वैक्सीन लगानी है, डेल्टोइड में या एंटीरियर थाई पे लगानी है, ग्लूटियल में हमने नहीं लगानी। IM हम लगाते होते हैं, जो देते होते हैं IM देते हैं। उसके बाद अगर इम्यूनाइज्ड पेशेंट है, पहले जो है वो वैक्सीनेशन हुआ है, पहले कभी डॉग ने काटा है, तो वहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर एंटीबॉडी बन गए होंगे। तो वहां पे हम क्या करते हैं, सिर्फ रेबीज वैक्सीन वहां पे हम देते होते हैं। और रेबीज वैक्सीन कब देंगे, 0 और 3 डेज पे हम देते हैं सिर्फ। वहां पे पूरा हमने देने की जरूरत नहीं होती है जो डोज है। और 14 डेज पे हम सिर्फ एंटीबॉडी का टाइटर चेक करते हैं, 14 डेज पे कि एंटीबॉडी टाइटर कितना है। ठीक है, तो ये था इम्यूनाइज्ड और नॉन इम्यूनाइज्ड पेशेंट में हमने कैसे देनी है, किस तरह से देनी है, किसको हमने जो है वो रेबीज की वैक्सीन देनी है, किसको नहीं देनी है। ठीक है, तो ये था सारा हमारा डॉग बाइट के बारे में। बहुत ही सीरियस डिजीज होती है, अगर रेबीज किसी को हो जाता है तो जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा एजिटेट हो जाता है, और जो डेथ होती है वो कंफर्म ही होती है उसकी। कोई ट्रीटमेंट नहीं है रेबीज का, ट्रीटेबल नहीं है, सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है कि सबको ये पता होना चाहिए कि अगर डॉग ने काटा है तो आप जो है उसका PEP, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, जो आपने लेना ही लेना है, वैक्सीनेशन करवाना ही करवाना है अपना। तो इस चीज का हमने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा डॉग बाइट के बारे में। डॉग बाइट का हमने एक चीज और, अगर पेशेंट ने, डॉग ने सिर्फ चाटा है सिर्फ, और वहां पे वूंड नहीं है, वहां पे स्क्रैचेस नहीं है, तो वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहां पे स्क्रैचेस मार दिए हैं या वहां पे वूंड है,
तो उस केस में जो है वो वैक्सीनेशन करवाना है। ठीक है, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। या फिर कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो टच में आई है बॉडी की, क्योंकि जो रेबीज का वायरस होता है वो स्लाइवा के अंदर होता है, जो डॉग होता है उसके स्लाइवा के अंदर रेबीज का वायरस प्रेजेंट होता है, और उस स्लाइवा के थ्रू ही जो है जब काटता है डॉग तो वुंड के थ्रू और नर्व्स के थ्रू जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर चला जाता है, और वहां पे जाके जो है वो सिम्टम्स कोज करता है, जो नर्व्स होती है उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है और हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये था हमारा डॉग बाइट के बारे में आज का टॉपिक। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो अपने आप को डॉग से बचाइए, क्योंकि कंट्री में केसेस बहुत ज़्यादा हैं आजकल डॉग्स के। तो सेफ रहिए, अपने आप को बचा के रखिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के जो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक हैं वो भी हम आपके साथ जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।